बड़ी अहम खबर देने वाला हूं। आपको मालूम है कराची, सक्खर, लाड़काना में पिछले एक साल में 7,000 शादियां हुई और उन 7,000 शादियों पे 2 अरब रुपए खर्च हुए। अब आप कहेंगे 7,000 शादियां होती रहती हैं, 2 अरब रुपए का क्या मामला है? नहीं जी, तहलका अंगेज खबर देने वाला हूं और खबर है ये रही मेरे पास। ये देखिए, इस खबर में ये लिखा हुआ है कि सिंध का एक डिपार्टमेंट है कि जिसे लेबर डिपार्टमेंट कहा जाता है, मजदूरों का डिपार्टमेंट कहा जाता है, और उस मजदूरों के डिपार्टमेंट के पास एक बड़ा फंड आया और साल यानी कि पिछले साल यानी 2022 और 23 का जो मालियाती साल जाता है, उस 2022 और 23 के मालियाती साल के अंदर इस डिपार्टमेंट ने कराची, सक्खर और लाड़काना में 2 अरब रुपए का बजट दिया और 2 अरब रुपए दिए इन्होंने मुख्तलिफ लोगों की शादियां करवाने के लिए, जिनकी तादाद बनती है 7,000 घर, यानी 7,000 दुल्हनों के लिए दिया। मगर कैसे दिया? आपको हैरत होगी कि ये उन मजदूरों के बच्चों की शादी के लिए दिया जाता है कि जो कि EOBI के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं। मगर जब इसकी इंक्वायरी की गई तो मालूम हुआ कि इसमें से अक्सरियत वो लोग हैं कि जिनकी EOBI के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, और ये 7,000 जो वहां पर शनाख्ती कार्ड और जो इनके फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स होते हैं, उन्हें जब चेक किया गया तो मालूम हुआ कि जनाब वाला ये तो घपला ही घपला, 2 अरब रुपए की ये उन गरीबों को भी नहीं छोड़ती सिंध हुकूमत, उन बेवाओं को भी नहीं छोड़ती, कि उन मजदूरों को भी नहीं छोड़ती, उसके नाम का भी उन बेटियों को भी नहीं छोड़ती। आसिफ अली दारी साहब की 2 बेटियां हैं, मुराद अली शाह साहब की भी बेटियां हैं, सईद गनी साहब की भी बेटियां हैं। ये उन बेटियों के जहेज और उनकी चीजों को भी नहीं छोड़ते। और ये रिपोर्ट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मौजूद है, और अगर आपको देखिएगा इसको एडिट पे हम ये लिख कर देंगे, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जनाबे वाला इतने बड़े फ्रॉड के लिए कोई एंटी करप्शन कोई काम नहीं कर रहा, बराहे मेहरबानी नैब इस मामले को देखे। कौन देखेगा? यानी 7,000 घरों के नाम पर 2 अरब रुपए, 1.98 अरब जिसे कहा जाए कुल मिलाकर से 2 अरब की मालियत का, और इसमें लिखा हुआ है कि सब जाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिपोर्ट कह रही है, ये हुकूमत की रिपोर्ट है, लेकिन पकड़ने की किसी में हिम्मत नहीं है। इतना बड़ा स्कैंडल है ये, इतना बड़ा स्कैंडल है। किसके नाम पर हो रहा है? इस शहर, इस सूबे के मजलूम मजदूरों के नाम पर हो रहा है। ये बड़ी तहलका अंगेज खबर मैं आपको दे रहा हूं, ये मैंने नहीं लिखा हुआ, ये जिन्होंने लिखा हुआ है उनका मैं कह रहा हूं, ये मैंने नहीं लिखा। ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि सिंध हुकूमत के अंदर मजदूरों के नाम पर भी करप्शन हो रही है। आंखें बंद, कुछ नहीं, क्योंकि लाडले हैं, कोट पैंट पहनकर सिंध असेंबली के अंदर खिताब करते हैं, अरब से अरबपति होते जा रहे हैं, क्योंकि इनकी बेटियां तो बाहर चली गई। सोचिए क्या हो रहा है यहां पर। आइए अगली खबर की तरफ चलता हूं। कराची में एक पूरे इदारे को आज सील किया गया, सील की तरह किया गया। 14 पुलिस की मोबाइलें आती हैं, गाड़ियां, और उसके बाद बड़े अफसरान पुलिस के, एंटी करप्शन के और नामालूम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल की इमारत के अंदर फिक्स 12:30 बजे दाखिल होते हैं। वीडियो दिखा सकता हूं। लगा यूं कि बहुत बड़ा छापा होगा, पकड़ा जाएगा और करप्शन की दीवारों को तहस नहस कर दिया जाएगा। यह दबाव बढ़ने की एक कहानी थी या फिर क्या कुछ? बड़े अफसरान सारे एक रूम में बैठते हैं, उस रूम में 2 लोग जाते हैं। इस वक्त SBCA के सरबराह भुट्टो साहब और एक मुश्ताक सुमरो। क्या बड़ा होने वाला है? अगर यह बड़ा होना किसी इंक्वायरी का नतीजा था या इंक्वायरी थी या एक दबाव बढ़ाने की कहानी है, यह एक बड़ी अहम कहानी है। इसके राज अरबों रुपए में खुलते हैं, खरबों रुपए की कहानी है ये। लेकिन कुछ नहीं हुआ। मोअज़्ज़िज़ान 2.5 घंटे मीटिंग करके फिक्स 2:30 बजे चले गए। नतीजा क्या है? अंदर की खबर है मेरे पास। अब उस इजलास के बाद अब हैरत की बात है कि SBCA के बहुत सारे अफसरान आए नहीं, जिनको आना था उन्होंने कहा ऐसा ना हो छापे पड़ जाएं। जो थे वो भागने की तैयारी में लग गए और जो भागे उनके नाम भी मेरे पास हैं। ये एक बड़ी कहानी है। इस कहानी में और परतें क्या खुलेगी ये आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। आज खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सहाफी ने सवाल पूछा, अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे थी कि हम 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जश्न आज़ादी मनाएंगे। सहाफी का सवाल ये था कि भाई जश्न आज़ादी तो हर पाकिस्तानी मनाता है, ये खुसूसी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपको करने की क्यों जरूरत पड़ी? कहने लगे वफादारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। सुनिए, अगस्त का प्रोग्राम तो हर पाकिस्तानी और हर शहरी और हर सियासी जमात मनाती है, ये क्या वजह रही कि आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस? हमें तो देखे ना, वफादारी का सर्टिफिकेट हमें देने चाहिए, हमें लेने पड़ते हैं। फिर उनसे पूछा गया कि भाई PTI एहतजाज कर रही है 5 तारीख को, तो उस पर क्या कहेंगे?
क्या जवाब देते हैं वो भी सुन लीजिए। एक सियासी जमात ऐसी भी है जो 5 अगस्त की तैयारी कर रही है और वो ये जो स्ट्रगल है उसकी वो जिससे आज़ादी से रिलेटेड नहीं है बल्कि अपने कायद की रिहाई के हवाले से है। तो आप क्या मैसेज देंगे? जनाब फर्क बड़ा जाहिर है जी, ये मसनूई तरीके से बनाई गई जमातों का आखिरी एंड यही होता है। और जिन्होंने अपने आप को पैदाइशी, जिन पे वफादारी के स्टिकर लगे थे, अब देखिए इक़दामात से पता लग जाता है। खैर मेरा सवाल ये नहीं बनता, मेरा सवाल कुछ और बनता है, क्योंकि बाकी सवालात तो उनसे लेने की इजाज़त थी नहीं। मखसूस सहाफ़ियों से मखसूस सवाल लेने की इजाज़त थी और मखसूस जवाबात उन्होंने दिए। मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इतना सारे लोगों को बुलाया गया, ये बात तो सबको ही मालूम थी कि भाई 14 अगस्त वो बना रहे हैं और गवर्नर हाउस इसको लीड कर रहा है, ये तो सबको मालूम है। लेकिन इस खबर में एक और खबर है, इस खबर में एक और खबर है कि जब तंजीमी सतह पर एक जगह गवर्नर साहब के यहाँ से अनाउंसमेंट आ जाता है और बाकायदा तंजीम के तौर पर कहता है कि गवर्नर एमक्यूएम करेगी ये सारी सेलिब्रेशन, फिर ये बार बार की प्रेस कॉन्फ्रेंसों की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये भी एक अजीब मामला है। दूसरी तरफ सिंध असेंबली मजाक बन गई है। आज खुद स्पीकर ये कह रहा है कि एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के लोग क्या आपस में तफरियां कर रहे हैं, तफरियां कर रहे हैं ये लोग, ये मैं नहीं कह रहा, ये स्पीकर जो इस वक्त कायम मकाम स्पीकर थे उन्होंने कहा, मजाक लगा के रखा हुआ है असेंबली को। तफरियां करनी है, ठीक है, ठीक है, तफरी करते रहे। लेकिन इसमें एक और मामला हुआ है और वो बड़ा ही अहम मामला, बड़ा ही संजीदा नोयत का है। हमारे वजीर दाखिला ज़िया अंजार साहब नाराज हैं सोशल मीडिया से और क्या कहते हैं जरा सुनिए। लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी तनकीद की कि एसपी सर झुकाए क्यों बैठे हुए होम मिनिस्टर के सामने। अरे भाई वो जवाब दें, होम मिनिस्टर के ये पुलिस डिपार्टमेंट, एसएचओज, एसपीज, डीआईजीज, आईजी यकीनन हमारे पास वो हमें रिस्पांस देने के पाबंद हैं और ये एक सिस्टम है, हायरार्की है, उसके मुताबिक चला जाता है और उसको हवा दे रहे हैं कि एक जाहिल आदमी को होम मिनिस्टर बनाकर और उसको वो किया हुआ है। अजीब किस्म की सोशल मीडिया की सिस्टम ये चल रहे हैं, इतनी उस पर गंद होता है। क्यों नाराज हैं? कि अगर सोशल मीडिया उनके हकायक बताता है ना, क्योंकि बड़ा टीवी चैनल तो बता नहीं सकता क्योंकि उनको इश्तिहार जाता है, दबाव, प्रेशर। आज सारे वजीर बड़ी एक अहम मीटिंग के अंदर मसरूफ थे, बड़ी, और आखिर में असेंबली के अंदर आए। वो बड़ी मीटिंग की कहानी मैं आपको फिर अगले वाले में सुनाऊंगा, मगर अगली खबर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सिंध असेंबली के आखिर में एक बड़ी अहम बात हुई और उसको इग्नोर कर दिया गया। आपको मालूम है कि गुज़िश्ता सालों के अंदर केई को जो नुकसान हुआ है वो उनकी अपनी कारकर्दगी की वजह से होगा, लेकिन उन्होंने नेपरा में एक दरख्वास्त दी और कहा कि कराची के लोग जो बिल भरते हैं वो इस नुकसान को भरेंगे। हैरत की बात है ना, जो बिल नहीं भरता वो नुकसान नहीं भरेगा, इनकी इंतजामी खामियां इनको नुकसान नहीं भरेगी। हम अगर एक दिन बिजली ना दें तो बिजली, अगर हम एक महीने बिजली का बिल ना दें तो बिजली काट के लिए मीटर काट देते हैं। अब जो लोग बिल भरते हैं उन पर और जुल्म होगा और उनको 200 अरब से ज्यादा जो इनके नुकसानात हुए हैं वो अगले 5-7 सालों में अवाम के जो बिल भरते हैं उनसे वो नुकसान भरने की इजाजत दे दी गई, इजाजत दे दी गई। और सिंध असेंबली में कहा इस पर बात करें, लेकिन वो केई वाले तो सिंध असेंबली वालों की सुनते कहां हैं, वो किसी की सुनते हैं, सुनेंगे भी नहीं। ये एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं। तो अगर आप बिल देते हैं तो मजीद आपको अजाब भुगतना है, इस पर मजीद अजाब भुगतना है। एक बड़ी अहम बात, बड़ी अहम खबर ये कि जो अजरक वाला मसला चल रहा था और जो नंबर प्लेट का मसला चल रहा था, उस पर मेरी जादूगर ने ये इतला दे रही है कि मंगल या बुध के दिन आफाक अहमद साहब बाकायदा पटिशन दायर कर रहे हैं अदालत में। ये मेरी जादूगरनी की एक्सक्लूसिव खबर है, एक्सक्लूसिव खबर है। अच्छा, आजकल एमक्यूएम के लोग बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और जो एमक्यूएम से निकले हुए हैं या निकाल दिए गए हैं या घर बिठा दिया गया है वो भी इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। अब इन्होंने नया बयानिया बनाना शुरू किया। अली खुर्शीदी साहब अभी नए नए बच्चे, सही है, बच्चे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इन्होंने ससेद यूनिवर्सिटी से ये आए उस वक्त के बाद से अभी इनको लाडले होने की बुनियाद पर जगह मिल गई, तो खैर अभी बच्चे हैं। मैं अभी इनको वो माजी पूरा उन्होंने उस तरीके से देखा नहीं है, इसलिए मैं अभी उन्हें बच्चा ही तस्वुर करता हूँ। तो वो ये कहते हैं कि जनाब, जब उनसे आफाक अहमद सवाल का पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी अब उनकी सियासी हैसियत कुछ नहीं है। जो वेव चली थी वो वेव इस शहर को जला देती, वो वेव इस शहर को जला देती। उन चीजों को रिजॉल्व करने में और अपना उसमें अमल उसकी इंप्लीमेंटेशन को बेहतर अंदाज से करने में हमने अपना किरदार अदा किया। मतलब गिरफ्तार करवा दिया। देखिए वो मैं फिर भाई, अब मैं इसका दूसरा पहलू बताऊं कि भाई उनकी पॉलिटिकल हैसियत क्या है। इसी तरह के सवाल जब अल्ताफ हुसैन साहब के मुतालिक कहे जाते हैं इनसे, तो कहते हैं कि जनाब उनकी भी कोई सियासी हैसियत अब इस वक्त मौजूदा निज़ाम में नहीं है। देखिए भाई, इस मुल्क के निज़ाम का मसला एक ही है कि कल आप कहाँ होंगे और कल आपकी क्या पोजीशन होगी ये मैं भी नहीं बता सकता। आज आपके पास मनसब है, जिस मनसब पर आप लोग सब बैठे हैं वहाँ आप हैं, कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता।
यहां पर सियासी हैसियत किसकी कब कहां किस वक्त पड़ जाए ये मत कहिएगा, कुछ नहीं पता होता, कुछ नहीं पता होता। तो अगर आप ये बयान याद देते हैं कि जो लोग इस वक्त पॉलिटिकल सियासी तौर पे वो इस वक्त रेलेवेंट नहीं है, ये आपका एक बयानिया है, लेकिन आप खुद जानते हैं कि आप जिस सीट्स पर बैठे हुए हैं वो कितनी कमज़ोर हैं, वो कितनी कमज़ोर है। किसी का कोई भरोसा नहीं होता कि मैं आपको बता रहा हूं आज इमरान खान पर वो कहते हैं कि जनाब उनके साथ ये मामलात हो रहे हैं और ये नहीं हो रहे, कल कोई भरोसा नहीं। मैंने यहां पर वो वक्त देखा कि जब मैंने सहाफ़त का आगाज़ किया तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नवाज शरीफ साहब 2 तिहाई अक्सरियत से बिल्कुल साइडलाइन कर चुके थे और यह कहा जा रहा था कि अब मोहतरमा का कोई फ्यूचर नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है और मोहतरमा यहां से खुद साख्ता जलावतनी पे चली जाती हैं। 14 सीट्स होती हैं उनके पास, टोटल 14 सीट्स होती हैं। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपके पास इल्म हो तो ज़रा देखिएगा। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ का दौर आता है, कह रहा है नवाज शरीफ का कोई वक्त नहीं आएगा, इनके पास भी उतनी ही नेशनल असेंबली के अंदर सीट्स होती हैं। और हाल ये होता है कि जब सूबाई असेंबली बनती है सिंध की तो उस वक्त MQM सबसे बड़ी मेजोरिटी में होती है सिंध असेंबली के अंदर परवेज़ मुशर्रफ दौर में, और कहा जा रहा है बस अब पीपल्स पार्टी ख़त्म, मुस्लिम लीग नून ख़त्म। और फिर एकदम से तब्दीली रोनुमा होती है और परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ मूवमेंट चलती है और हम देखते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में, आसिफ अली ज़रदारी साहब सदर, वो आसिफ अली ज़रदारी साहब कि जिसके मुतालिक तसव्वुर नहीं कर सकते थे ये लोग कि वो सदर के ओहदे पर बनेंगे, वो सदर बन जाते हैं। तो यहाँ मकाफात का कोई भरोसा नहीं होता है। तो अगर कोई भी तबसरा या कोई भी तज्जिया आप जब करते हैं तो ज़ाहिर आप अपनी नशिस्त पर उस वक्त बैठकर आप ये कर रहे होते हैं और आपका एक ख़ास दायरा होता है देखने का, लेकिन इस दायरे को थोड़ी सी वसअत देने की ज़रूरत होती है कि आइंदा दिनों के अंदर कभी भी क्या भरोसा है किसी का, मैं नहीं कह सकता। इस वक्त खान साहब पे बहुत बुरा वक्त है, कल खान साहब इक़्तिदार में आ जाएंगे, फिर भाई आ सकते हैं ना, कोई भरोसा थोड़ी है। तो ये जो डेफिनेशंस की जाती है ना कि किसकी कितनी इस वक्त पॉलिटिकल रिलेवेंस है, जगह है, ये कोई किसी वक्त भी फाइनल नहीं कह सकता। लम्हे भर में सूरत हाल बदल जाती है किसी के भी मुताल्लिक। तो अगर जो लोग ये कहते हैं कि खान का अब इक़्तिदार पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं मालूम। हाँ, इस वक्त उन पर अजाब है, वो रहेगा, अब कितने अर्से रहता है ये नहीं मालूम, लेकिन फिर उसके बाद कल के बाद परसों क्या होगा ये मैं भी नहीं जानता, कि क्या पता किसी की ज़रूरत पड़ जाती है, वो कहते हैं कि जनाब आइए और फिर आप इक़्तिदार संभालिए। किसी को नहीं मालूम होता, किसी को नहीं मालूम था कि जमात इस्लामी जैसी जमात जो है वो ज़ियाउल हक के साथ खड़ी होकर शूरा का मेंबर बन सकती, किसी को नहीं पता था और इतनी रिलेवेंट हो जाती है। किसी को नहीं पता था कि नेमतुल्लाह खान साहब जो है वो कराची के मेयर बन जाएंगे, किसी को नहीं पता होता। खैर ये एक अलग बात है। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और को रॉ का एजेंट बनाने की तैयारी हो रही है। अच्छा, मैं किस लिए कह रहा हूँ, आजकल मिफ्ता इस्माइल साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत बुरे लग रहे हैं। वही मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम रहनुमा तस्वर किए जाते थे, वही मिफ्ता इस्माइल साहब के जो कि वज़ीर ख़जाना भी रहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और वही मिफ्ता इस्माइल साहब के जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की वफादारी की वजह से एक लंबा जेल भी काटी। उसी पर अब नवाज शरीफ की हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती है कि उनका बयानिया इंडिया का बयानिया है। बयानिया ऐसा लगता है जैसे वो इंडिया की बात कर रहे हो, ये मैं नहीं कह रहा, ये वज़ीर इत्तलात तारड़ साहब फरमाते हैं। तो अब क्या आपके ख़िलाफ़ जो बात की जाएगी या जो हुकूमत पर अगर तनकीद की जाएगी तो मिफ्ता इस्माइल जैसे आदमी को भी आप इंडियन आदमी अगर बनाएंगे तो क्या एक और रॉ का एजेंट करा देंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो यही ना कि जो हुकूमत के खिलाफ चलता है उसको कहा जाता है भाई रॉ का एजेंट। ये तो कहा जाता ना, एक ज़माने में नवाज शरीफ के मुतालिक क्या आता था, जो मोदी का यार है, गद्दार है, रॉ का एजेंट है, कहा जाता ना नवाज शरीफ साहब के मुतालिक। अब सेम हैरत होती है मुझे कि मुस्लिम लीग नून का है मौदेदार यहाँ पर बैठकर मिफ्ता इस्माइल के बारे में आसानी से कहा देता है कि जनाब ये तो जो है वो इनका बयानिया इंडिया से मिलता है, तो क्या करार देना इनको। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से उन्होंने बात कही है, क्रिप्टो करेंसी पे ये बात कही है, एक अहम नुकता है।